हेलो दोस्तों। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था मैकेनिकल और मैग्नेटिक सैलियंसी के बारे में। ठीक है, तो ये पता है एल डी एल क्यू किस केस में सेम होंगे, किस केस में अलग अलग होंगे। ये कैसी स्ट्रक्चर है? ये स्ट्रक्चर है आपकी मैकेनिकली सैलिएंट है ये स्ट्रक्चर, बट मैग्नेटिकली सैलिएंट नहीं है, क्योंकि जो परमानेंट मैग्नेट्स हैं इसके सरफेस पे उनकी जो परमिएबिलिटी है एयर गैप के ही इक्विवेलेंट होती है। तो इसीलिए स्टेटर के किसी भी फेज के लिए ये डिफरेंट पूरा रोटर की पेरिफेरी किसी भी एंगल पे अलग रिलक्टेंस ऑफर नहीं करेगी। तो इस पहले केस में आपका एल डी और एल क्यू आपका इक्वल रहेगा। ठीक है, सेकंड केस है जिसमें आपकी परमानेंट मैग्नेट इनसाइड द रोटर है। ठीक है, तो नॉर्मली ये किस तरह से रहती हैं? एन इधर रहता है, एस इधर रहता है, एन इधर रहेगा, एस इधर रहेगा, एन इधर रहेगा। तो उससे क्या होगा? नॉर्थ साउथ, साउथ नॉर्थ। तो ये फ्लक्स लाइंस इसकी यूँ इस तरह से पास होंगी, नॉर्थ से वापस आएंगी ये वेब्स के थ्रू होके। तो ये कंबाइंड एस पोल बन जाएगा, कंबाइंड एन पोल बन जाएगा। तो इसमें ये है नॉर्थ साउथ पोल, ये आयरन का पीस बनेगा, बाकी का पीस एयर गैप की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि इसकी परमिएबिलिटी किसकी तरह होती है? अगेन अपन देख सकते हैं एयर गैप की तरह। तो ये इसका जो इफेक्टिव स्ट्रक्चर होगा वो इस तरह से हो जाएगा कुछ। जो आयरन वाला पीस होगा वो ऐसे रह जाएगा, तो बाकी के पीस में मैग्नेट है जो कि एयर गैप की तरह रिलक्टेंस, तो इसमें वेरिएबल रिलक्टेंस पड़ेगी पूरे एरिया में। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा आपका? ये रोटर कैसा बोला जाएगा? मैग्नेटिकली सैलिएंट। मैकेनिकली कोई सैलियंस ही नहीं है, मैकेनिकली एक स्मूथ रोटर दिख रहा है आपको। ठीक है, तो ये हमने बताया। इस केस में आपका एल डी जो होगा दैट विल बी मोर देन एल क्यू हो जाएगा। ठीक है, बस ये आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। अब हमको देखना है कि BLDC कैसे ऑपरेट करती है। ठीक है, BLDC पहले की क्लासेस में भी हम लोगों ने क्लासरूम में देख चुके हैं कि जो पहले डीसी मोटर का ऑपरेशन आप रिकॉल कीजिए। उसमें क्या होता है कि जैसे ही आपकी दो इलेक्ट्रोमैग्नेट आप बनाते हैं, इधर मान लो नॉर्थ बनाएंगे बाई सम मैकेनिज्म, इधर क्या बनाएंगे आप? साउथ बनाएंगे। सम मैकेनिज्म क्या है? एक सोलेनॉइड बना लेते हैं इधर और इसको सीरीज में सेकंड साइड से कनेक्ट करते हैं, और इसके बीच में दो कंडक्टर्स आप डालते हैं इस तरह से। ठीक है, कंडक्टर्स के एंड पॉइंट्स को किसके थ्रू? कॉम्यूटेटर सेगमेंट्स के थ्रू कनेक्ट किया जाता है। ये सेमी सर्कुलर आपके कॉम्यूटेटर सेगमेंट आपने कनेक्ट किए हैं, और इन सेमी सर्कुलर सेगमेंट्स पे हमने क्या लगा देते हैं? ब्रशेस ब्रशेस कनेक्ट कर देते हैं, कार्बन के ब्रशेस। कार्बन के ब्रश कनेक्ट करा के एक्सटर्नली किसी सप्लाई से आप कनेक्ट करते हो डीसी मोटर में इसमें। ठीक है, अब देखिए लेट से इधर से अगर आपकी करंट जा रही है, तो इधर से करंट जा रही है, इधर से वापस आ रही है, तो ओबियसली एक टॉर्क डेवलप हो जाएगा, फोर्स का कपल ऑफ फोर्सेस डेवलप होंगे, एक इस पे और उसके अपोजिट साइड इसका। अगर ये कंडक्टर 1 है और ये 2 है, तो 1 पे अगर ऊपर की तरफ फोर्स डेवलप होता है तो ओबियसली होगा कि 2 पे नीचे की तरफ फोर्स डेवलप होगा। तो उसकी वजह से क्या होगा? एक टॉर्क डेवलप हो जाएगा। ठीक है, अब ये क्या करेगा? टॉर्क इसको मूव कराएगा। आर्मेचर जो कॉइल है आपकी, एक सिंगल कॉइल मैंने दिखाई है, इसको रोटेट कराएगा। जब ये रोटेट करने लगेगी तो जो ये कॉम्यूटेटर सेगमेंट था, ये वाला, ये कॉम्यूटेटर सेगमेंट डिफरेंट कलर से मैं आपको दिखाता हूँ। जो ये कॉम्यूटेटर सेगमेंट था, ये वाला, ये वाला कॉम्यूटेटर सेगमेंट इस पर्टिकुलर ब्रश के कांटेक्ट में था। अब थोड़ी देर बाद क्या होगा? ये पर्टिकुलर कॉम्यूटेटर सेगमेंट इधर वाले ब्रश के कांटेक्ट में आ जाएगा, बट करंट जो थी, करंट तो वो इधर से ही एंटर कर रही थी, तो पहले इस कॉम्यूटेटर सेगमेंट के थ्रू इस वाली बाइंडिंग में जाएगी। अगली बार क्या होगा? ये बाइंडिंग अपनी पोजीशन बदल के इस तरफ आ जाएगी, दोबारा से इस तरफ आ जाएगी, 2 नंबर का वायर होगा। 2 नंबर का वायर अगेन पॉजिटिव के कांटेक्ट में आ जाएगा, क्योंकि जो कि पहले नेगेटिव के कांटेक्ट में था। तो पॉजिटिव वाला तो करंट इंजेक्ट करेगा, अगेन करंट की डायरेक्शन इस साइड यही रहेगी। तो हो क्या रहा है कि कॉम्यूटेटर सेगमेंट और ब्रश का अरेंजमेंट जो है करंट का रिवर्सल करा रहा है। ठीक है, अब करंट जैसे ही इसका मूवमेंट इधर से, मतलब टू का जो सेकंड कॉइल थी या फर्स्ट कॉइल थी, अपना पोल रिवर्सल करते हैं, जिन पोल्स के सामने हैं, वो जब रिवर्स होता है उसी दौरान इनमें करंट की डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाती है। ये किसकी हेल्प से हो रहा है? मैकेनिकल कॉम्यूटेशन की तरह। ठीक है, मैं इनहेरेंट फीडबैक थ्रू रोटर मूवमेंट, मतलब रोटर मूवमेंट बता रहा है कि ये घूम गया है, तो उसकी वजह से उसमें करंट का रिवर्सल इसमें हो रहा है। हमने एक मैकेनिकली स्ट्रक्चर बना दी। अगर अपन यही काम किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक मेथड से करा दें तो उस चीज़ को हम इलेक्ट्रॉनिक कॉम्यूटेटर बोलेंगे। ठीक है, तो BLDC मोटर ऑपरेशन जो है वो किस पे डिपेंड करता है?
उसमें भी आपको सेंस करना पड़ेगा हॉल सेंसर की हेल्प से रोटर की पोजीशन के। ठीक है, तो उसमें पहले बीएलडीसी मोटर का स्ट्रक्चर हम देखते हैं क्या होता है। बीएलडीसी मोटर में आपका जो फील्ड पोल्स हमने मैंने दिखाए थे, ये एन और एस बनाए हैं, तो ये फील्ड पोल्स आपके परमानेंट मैग्नेट के होते हैं। एंड ऑल फील्ड पोल्स आर ऑन द रोटर साइड। बीएलडीसी मोटर में जो फील्ड पोल्स होते हैं वो कहाँ होते हैं, रोटर साइड पे होते हैं। तो आर्मेचर आपका कहाँ रहेगा, स्टेटर साइड पे रहेगा। फील्ड पोल्स कहाँ रहेंगे, रोटर साइड पे रहेंगे। तो जैसे ही नॉर्मली क्या है, तो उसमें ये जैसे नॉर्थ पोल है इधर और ये आपका साउथ पोल है। तो मोटर अब ये अगर आपने यहाँ पे कोई कंडक्टर है, ठीक है, यहाँ कोई कंडक्टर है, अभी इसी का इक्विवेलेंट बना रहे हैं जो डीसी मोटर का बनाया है। अब इस कंडक्टर में हमने डॉट करंट डाली और इसमें हमने डाली क्रॉस। ठीक है, तब क्या होगा, डॉट करंट बाहर की तरफ जा रही है, क्रॉस अंदर की तरफ जा रही है। नॉर्थ से फ्लक्स लाइंस इस तरह से हैं, ठीक है, इस तरह से जाएंगी नॉर्थ की फ्लक्स लाइंस, और एस से फ्लक्स लाइंस इस तरह से अंदर की तरफ आएंगी। ठीक है, डॉट डॉट का फ्लक्स कैसा होता है, डॉट बाहर की तरफ है तो इसका काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपका फ्लक्स का डायरेक्शन होगा इस तरह से। ठीक है, काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। साउथ का फ्लक्स कैसे होगा आपका, साउथ के नीचे जो फ्लक्स होगा आर्मेचर कंडक्टर का, जो हमने क्रॉस जिसमें करंट है, तो उसकी वजह से कैसा होगा, उसकी वजह से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। ठीक है, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मैं यहाँ से बनाता हूँ। ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपका फ्लक्स बनेगा। ठीक है, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लक्स बनेगा। तो ये फ्लक्स क्या करेगा इधर से, अगर इन दोनों फ्लक्सेस को आप मिलाओगे तो ये जो फ्लक्स का यहाँ पे जो रीजन बनेगा वो कैसा बनेगा, जो फ्लक्स का रीजन इस एरिया में बनेगा वो मैं अभी बना के आपको दिखाता हूँ। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे आपका डॉट था, डॉट के अंदर काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और नॉर्थ का फ्लक्स इस तरह से जा रहा है, तो इधर के फ्लक्स को ये वीकेन करेगा और इधर डार्केन करेगा। ठीक है, हेल्दी इधर फ्लक्स कंसंट्रेट हो जाएगा और इधर वीकेन हो जाएगा, क्योंकि फ्लक्स इस तरह से घूम रहा है। तो जो आपका कंडक्टर है डॉट वाला, इसके आपके लेफ्ट हैंड साइड में फ्लक्स कम हो जाएगा, क्योंकि वो मेन मैग्नेटिक फ्लक्स को कैंसिल आउट कर देगा। अब फ्लक्स लाइन्स एक स्ट्रेच की तरह काम करती हैं, रबर बैंड की तरह, तो वो इधर को फोर्स लगाएंगी, और ओबियसली इधर के जो कंडक्टर पे इधर का फोर्स लगेगा, बट कंडक्टर तो फ्री नहीं है, कंडक्टर तो आपका स्टेटर में है, तो ओबियसली इलेक्ट्रोमैग्नेट पे आपका किधर का फोर्स लग जाएगा, इधर का, और साउथ पोल पे किधर का फोर्स लगेगा, इधर का। तो ये जो आपकी रोटेशन स्ट्रेटेजी रहेगी। ठीक है, अब होगा क्या, जैसे ही आपका नॉर्थ पोल साउथ की तरफ जाएगा, तो नॉर्थ पोल जब साउथ की तरफ जाएगा तो नॉर्थ अगर नॉर्थ ही रहेगा, नॉर्थ तो चेंज नहीं कर सकते परमानेंट मैग्नेट में। ठीक है, नेक्स्ट केस जो होगा, नेक्स्ट केस में आपका जब अगर 180 मूव करा रहे हो तो, ठीक है, अब 180 मूव करा रहे हैं तो इधर आपका साउथ आ जाएगा और इधर क्या रहेगा, नॉर्थ रहेगा। अब क्या होना चाहिए, नॉर्थ पे फोर्स की डायरेक्शन चेंज ना हो, तो करंट की डायरेक्शन यहाँ पहले क्रॉस थी, अब यह क्या करनी है आपको, डॉट करनी है, और यहाँ पहले क्या थी, क्रॉस थी, तो क्रॉस को डॉट में कन्वर्ट करना है, और इधर ऊपर जो डॉट थी वो करंट की डायरेक्शन आपको क्रॉस में कन्वर्ट करनी है। मतलब जो आर्मेचर के अंदर कॉइल थी उसमें कॉइल में करंट का आपको रिवर्सल चाहिए। तो अब किसी भी कॉइल में करंट का रिवर्सल, मान लो ये कोई कॉइल मैं आपको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है, ये कॉइल किसी, और ये कोई बैटरी है, इस बैटरी के थ्रू ये कॉइल कनेक्टेड थी आपकी। ठीक है, इस तरह से। अब ये वाला कनेक्शन आपको किधर करना है, इधर करना है, और ये कनेक्शन आपको किधर करना है, इधर करना है। उसी के हिसाब से तो आर्मेचर के कंडक्टर्स में कॉइल रिवर्स होगी रोटर के रोटेशन के बावजूद। ठीक है, तो ये कैसे करोगे आप, ठीक है, तो इसके लिए हम एक इलेक्ट्रॉनिक स्विच लगा सकते हैं इसमें। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक स्विच कैसे लगाएंगे इसमें, ठीक है, एक हमने एक स्विच ऐसे लगाइए जिससे कि ये कॉइल जो है, एक इन्वर्टर आप लगा सकते हो। ठीक है, एक इन्वर्टर सर्किट लगा सकते हो। ठीक है, तो मैं बताता हूँ इन्वर्टर सर्किट लगाने से ये कैसे स्विच आपका, ठीक है, ये रेज कर दूँ मैं ज़रा, ठीक है, ठीक है,
अब जैसे ये है, तो पहले कोई आपके पास ये कॉइल है, तो इस कॉइल में इस डायरेक्शन में करंट रखनी है। जैसे ही रोटर का मूवमेंट साउथ में, मतलब आपका नॉर्थ पोल डाउन साइड जाएगा, तो उस डायरेक्शन में आपको करंट का डायरेक्शन इस तरह से रिवर्सल कर देना है। तो सिंपल सा आपने एक क्या लगाया, एक स्विच वाला इन्वर्टर लगा दिया यहाँ से, ठीक है। ये 4 स्विच हैं इस इन्वर्टर में, ठीक है। ये आपका लेट से T1 है, ये आपका T2 है, ये आपका T3 हो गया, ये आपका T4 हो गया। अब आप जब T1 T2 को ऑन करेंगे तो करंट का डायरेक्शन आपका क्या रहेगा, जब आप T1 T2 को ऑन करेंगे तो करंट का डायरेक्शन ये रहेगा। जब आप इन दोनों को ऑन कर देंगे तो करंट का डायरेक्शन ये हो जाएगा। और जब आप T2 T3 को ऑन करेंगे तो आपका करंट का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, जब आप T2 T3 को ऑन करेंगे तो करंट का डायरेक्शन आपका क्या हो जाएगा, T2 T3 ऑन करेंगे इस तरह से, इसको शॉर्ट कर देंगे, इसको शॉर्ट कर देंगे, तो करंट का डायरेक्शन आपका इधर का हो जाएगा। बस ये सिंपल सा है। और यही काम कौन कर रहा है, अब इन्वर्टर कर रहा है, ठीक है। तो अगर आप सिंगल कॉइल में करंट का रिवर्सल है तो आपको 4 स्विच लगा के इस हिसाब से करंट का रिवर्सल का मैकेनिज्म आना चाहिए, तो यही काम हो जाता है। तो अब 2 चीज़ें थी, ठीक है, फिर से उसी चीज़ पे पहुंचते हैं अपन, ठीक है। ये आपका नॉर्थ पोल था, इधर इधर आपका साउथ पोल था, इधर मैंने आपकी डॉट पोलरिटी बनाई थी, और इधर आपकी क्रॉस। जब आपका नॉर्थ पोल रोटेट होने के बाद इधर आएगा और साउथ पोल रोटेट होके इधर पहुंचेगा ऊपर डॉट वाले के पास में, तो इस कॉइल के अंदर डॉट और क्रॉस आपस में एक्सचेंज होने चाहिए। वो कौन करेगा, ये इन्वर्टर सर्किट कर देगा। लेकिन कब करने हैं, कब ये काम करना है, तो इसका सिंपल सा रहता है कि आपको जब ये आपका पोल जो है साउथ पोल जब इसके अंडर पहुंचने वाला हो, मतलब ये साउथ पोल जब आपका यहाँ पहुंचने वाला हो, इस पोजीशन पे आने वाला हो, या हाफ पॉइंट यहाँ से क्रॉस कर चुका हो, ठीक है, हाफ साइकिल यहाँ से क्रॉस कर चुका हो, उस समय हमको इधर क्या बना देना है, क्रॉस बना देना है। तो ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, एक सेंसर लगाना है, एक हॉल सेंसर लगाना है, जो कि इन पोजीशंस को क्या करेगा, सेंस कर लेगा, ठीक है। इन पोजीशंस को आपका सेंस करेगा, इस पोजीशंस को हॉल सेंसर आपने यहाँ कहीं लगा दिया। अब वो हॉल सेंसर का आउटपुट जो है H1 का, और एक H2 इधर लगा दो। जैसे ही H2 क्रॉस हो तो H2 का सिग्नल T2 T4 को दे देना, T2 T3 को दे देना, H1 का सिग्नल T1 T4 को दे देना। तो उससे आपका पता चल जाएगा कौन के जो आपके पोल्स हैं वो किसके पास आ गए। तो ये इनहेरेंट फीडबैक देना है आपको। इनहेरेंट फीडबैक जो है रोटर मूवमेंट का, वो आपको सेंसिंग यूनिट हॉल सेंसर के थ्रू देना है, और करंट का रिवर्सल इलेक्ट्रॉनिक कॉम्यूटेटर के थ्रू करना है। तो यही इलेक्ट्रॉनिक कॉम्यूटेटर है जो आपका इन्वर्टर सर्किट लगाया है आपने, ठीक है। तो ये मैंने अभी आपको बताया था जो मैकेनिज्म, वही इलेक्ट्रॉनिक कम्यूटेशन है, कुछ नहीं, बस इन्वर्टर हर हर जो जितने भी टैपिंग पॉइंट्स है, ये जैसे पहले आपकी नॉर्मल मशीन में क्या होता है, नॉर्मल डीसी मशीन में क्या होता था, पूरी वाइंडिंग कनेक्टेड रहती थी और हर बाइंडिंग में टैपिंग दी हुई, मतलब बाइंडिंग के डिफरेंट पॉइंट्स पे आपने टैपिंग दी हुई थी, किसके लिए, कॉम्यूटेटर सेगमेंट के लिए। अब कॉम्यूटेटर सेगमेंट कुछ देर बाद किसी ब्रश के कांटेक्ट में है, कुछ देर बाद किसी पॉजिटिव ब्रश के में, कुछ देर बाद नेगेटिव ब्रश के में। तो मतलब ये 10 पॉइंट है जो अगर ये घूमते हुए कुछ देर पहले आपका प्लस था, कुछ देर बाद ये माइनस हो जा रहा था। तो यही काम अपन किसके थ्रू करवाएंगे, एक पेयर लगा लेंगे एंटी पैरेलल स्विचेस का, कभी उसको प्लस से कनेक्ट करा सकते हैं, कभी उसको माइनस से कनेक्ट करा सकते हैं। पर जितने कॉम्यूटेटर सेगमेंट हैं उतने आपको टैपिंग पॉइंट्स उसमें देने पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जितने टैपिंग पॉइंट हैं उतने पॉइंट्स पे आपको 2-2 स्विच लगाने पड़ेंगे, ठीक है। जैसे इसी पॉइंट को अगर आपको प्लस से कनेक्ट करना है तो S10 को ऑन करना पड़ेगा, और अगर इसी पॉइंट को माइनस से कनेक्ट करना है तो S10 डैश को ऑन करना पड़ेगा, ठीक है। तो वही चीज़ हो गई। तो उसके इस केस में क्या हो गया आपका,
लिमिट करने पड़ते हैं। नॉर्मली 3 जगह टैपिंग रहती है, मतलब 3 फेज मशीन बना सकते हो आप। 4 फेज भी बना सकते हो, 5 फेज भी बना सकते हो। जितने फेज बनाओगे उतने ही आपके, जितने टैपिंग पॉइंट्स बनाओगे उतने ही आपके क्या हो जाएंगे, स्विचेस 2 टाइम्स उसके आपको रिक्वायर्ड हो जाएंगे। बस ये प्रॉब्लम है। तो इसमें वही है, इसीलिए इसमें रिपल कम आएगा, इसमें रिपल ज़्यादा आएगा। इसमें टॉर्क स्मूथ रहेगा, इसमें ईएमएफ स्मूथ रहेगा, इसमें ईएमएफ स्मूथ नहीं रहेगा। तो इलेक्ट्रॉनिक और मैकेनिकल कम्यूटेटर का ये डिफरेंस यहाँ पे लिखा हुआ है, पेपर में आपके आ सकता है। ठीक है, आप पढ़ के वो बता सकते हैं। ठीक है, पॉज करके उसको पढ़ सकते हैं। अब बीएलडीसी का प्रिंसिपल ऑपरेशन मैंने तुम्हें बता ही दिया। तो एक ये पहले मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया, एलिमेंट्री बीएलडीसी मोटर। आपके एकेटीयू के एग्जाम्स में ये आ जाती है, कभी कभी स्पेशल मशीन्स में भी आ जाती है, या किसी और में सिलेबस में भी अगर आपका एलिमेंट्री बीएलडीसी मोटर पूछा है तो ये आ जाती है कभी कभी। ठीक है, नॉर्मली बहुत बेसिक है। इसमें क्या है, एलिमेंट्री मोटर में आपका यहाँ पे एक डीसी लिंक बनाया हुआ है, एसी सप्लाई दी हुई है, एसी सप्लाई नहीं मतलब डीसी सप्लाई लेने के लिए दी है वो एसी सप्लाई। तो यहाँ पे आपका डीसी है, ठीक है, डीसी है ये आपका, ठीक है, वो डीसी आपका दिया हुआ है आपने थ्रू सम स्विचेस टू योर वीएलडीसी मोटर। वीएलडीसी मोटर को आपने दिया हुआ है, तो आपने क्या किया, इसमें 3 आपके ट्रांजिस्टर स्विच हैं, TR1, TR2, TR3। पहला ट्रांजिस्टर आपका ए फेज को कनेक्टेड है, दूसरा बी फेज को, तीसरा सी फेज को, और रिवर्स साइड दोनों का ट्रांजिस्टर का जो रिटर्न पाथ है वो नेगेटिव को कनेक्ट कर दिया है। पॉजिटिव पॉइंट बाइंडिंग के थ्रू आपका ट्रांजिस्टर के ऊपर वाले सबके पॉइंट्स को कनेक्टेड है। इन पॉइंट्स को आप नॉर्मली कलेक्टर बोलते हैं। ठीक है, तो सारे ट्रांजिस्टर्स के कलेक्टर पे कनेक्टेड है। तो जैसे ट्रांजिस्टर 1 का कलेक्टर, अब जैसे ही ट्रांजिस्टर 1 ऑन करेंगे तो आपका करंट का पाथ क्या बनेगा, प्लस से करंट चली एक की बाइंडिंग में होती हुई और इधर आ जाएगी जब आपने ट्रांजिस्टर 1 ऑन किया। अब ट्रांजिस्टर 1 ऑन करेंगे तो आपकी जो ए में क्या बनेगा, नॉर्थ पोल बनेगा। तो वो नॉर्थ पोल इस नॉर्थ को रिपेल करेगा और इस साउथ को अट्रैक्ट करेगा। अब जो स्टडी स्टेट पोजीशन बनेगी वो ये बन जाएगी रोटर की उस कंडीशन में। ठीक है, जब ये पोजीशन बनी तो अब आप क्या करेंगे, बी फेज को एक्साइट कर देंगे। ठीक है, बी फेज को एक्साइट करेंगे तो बी फेज में यहाँ पे एन बनेगा। तो बी फेज के लिए मैं किसी दूसरे कलर से आपको दिखाता हूँ। जैसे बी फेज है तो बी फेज में आपका यहाँ नॉर्थ बन जाएगा इधर, ठीक है, और इधर अगर मान लो साउथ बनता है। ठीक है, तो अब क्या होगा, इधर पे आपका कौन सा आ गया है, साउथ पोल यहाँ आ गया है और नॉर्थ पोल यहाँ आ गया है। तो अगेन ये साउथ को नॉर्थ यहाँ बनाएंगे तो ये इसको अट्रैक्ट कर लेगी। तो उस दौरान आपकी स्टडी स्टेट पोजीशन ये आ जाएगी। तो जैसे ये इस पोजीशन पे आएगा, हॉल सेंसर क्या बताएगा कि TR3 को ऑन कर दो, मतलब हॉल सेंसर इस पोजीशन के हिसाब से लगा देंगे। रोटर सेंसर पोजीशन यहाँ पे लगाया हुआ है तो वो बता देगा कि किसको ऑन करना है। तो ये रहा। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल सा आपको मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया हुआ है क्लासरूम्स में, अभी भी आपको एक्सप्लेन कर दिया एलिमेंट्री बीएलडीसी का ऑपरेशन। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा है। ठीक है, अब आपका मैं बताता हूँ ये इसकी कुछ बेसिक सी इक्वेशन कैसे फाइंड आउट करोगे टॉर्क का, और टॉर्क का रिपल कितना होता है। तो नॉर्मली जैसे आपका किसी एक फेज में हम देखना चाहें, φs स्टेटर का फ्लक्स है और φr रोटर का फ्लक्स है। रोटर का परमानेंट मैग्नेट का फ्लक्स हो गया, φs स्टेटर का। अगर दोनों के बीच में एंगल थीटा होता है तो किसी भी मशीन में ये टॉर्क जो होता है, बेसिक कंसेप्ट में मशीन के आपने पढ़ा होगा कि साइन थीटा के प्रोपोर्शनल होता है। 2 फ्लक्स होते हैं, दोनों के बीच के साइन थीटा के प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, जो टॉर्क लगता है तो वही हो गया। ठीक है, ऐसे ही किसी अदर फेज में अदर वो साइन थीटा -2π/3 थीटा +2π/3 के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। ठीक है, और तीनों को अपन जोड़ देंगे तो कैलकुलेट कर लेंगे। तो तीनों के टॉर्क जो आएंगे वो आप देखो साइनोसॉइडल आएंगे। ठीक है, यहाँ पे ये देखो, ए फेज के लिए ये टॉर्क प्रोफाइल है, बी का ये रहा, सी का ये रहा आपका टॉर्क प्रोफाइल। ठीक है, और तीनों का कंबाइंड इफेक्ट क्या आएगा, मतलब तीनों फेज सारे टाइम तो ऑन रहेंगे नहीं, तो जिसका मैक्सिमम टॉर्क मिलेगा उसके बाद ए फेज ऑन करते हैं। जब ए के अलाइन होने टॉर्क कम होने लगता है, जैसे ही जितना पास आने लगेगा टॉर्क कम हो जाएगा क्योंकि थीटा घटने लगता है आपका। ठीक है, तो आपने बी फेज ऑन कर दिया तो आपको बी फेज वाला टॉर्क मिलने लगेगा, सी फेज वाला मिलने लगेगा। तो यहाँ पे देखिए आप, ए फेज सी का मिल रहा है, फिर ए का मिल रहा है, फिर बी का मिल रहा है, फिर सी का मिल रहा है, फिर ए का मिल रहा है, फिर बी का मिल रहा है। तो इस हिसाब से आपका टॉर्क का तो वही है कि आपके एक साइकिल में 3 रिपल मिलेंगे। ठीक है, तो रिपल फ्रीक्वेंसी ट्रिपल हो जाएगी रोटेशन की। ठीक है, जो भी रोटेशन फ्रीक्वेंसी होगी रोटर की उसकी ट्रिपल रिपल फ्रीक्वेंसी, रिपल बहुत हाई रहता है बीएलडीसी मोटर में। ठीक है, तो ये आपसे पूछा भी जा सकता है एग्जाम्स में। ठीक है, तो इसमें कैलकुलेशन की गई है, तीनों टॉर्क का फॉर्मूला मैंने बताया ही था। तीनों में अगर साइनोसॉइडल करंट इंजेक्ट किए जाएँ समहाउ तो आपके टॉर्क के फॉर्मूले कैसे निकाले जाएंगे। तीनों टॉर्क क्या होता है, आई इंटू फ्लक्स होता है, और फ्लक्स आपका कांस्टेंट ही है। तो करंट के टाइम्स में हमने यहाँ पे
टॉर्क क्या है कि फाई एस फाई आर, ठीक है, और आई की वैल्यूज़ हमने यहाँ से यहाँ पुट कर दी इसमें आई में, तो साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर के टर्म्स बने होंगे सारे के सारे, उसको सॉल्व किया हुआ है, तो फ्लक्स का रिजल्टेंट टॉर्क की वैल्यू कितनी आ रही है 1.5 के टाइम्स आई एम आ रही है। तो ये आपका टॉर्क का फॉर्मूला एलिमेंट्री या बेसिक बीएलडीसी मोटर का रहता है, ठीक है, तो ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये हो जाएगा और सिंपल सा है, ठीक है। अब आपका है प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन 6 पल्स बीएलडीसी मोटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और यही मेन बीएलडीसी मोटर है। और पहले मैंने बताया है कि बीएलडीसी मोटर का ऑपरेशन या पीएमएसएम का इंटरचेंजेबली किया जाता है, दोनों का स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सेम ही रहता है, ठीक है। क्या डिफरेंस है दोनों में वो मैं बाद में बताने वाला हूँ लास्ट में। और पीएमएसी जो है परमानेंट मैग्नेट एसी मोटर, दैट इज योर पीएमएसएम मोटर, वो अभी आने वाला है, ठीक है। तो बीएलडीसी में आपका कंडक्शन है 180 डिग्री कंडक्शन, हर एक स्विच जो है 180 डिग्री के लिए कंडक्ट करेगा, स्विचिंग 360 में से, ठीक है। और स्विचिंग इंटरवल कितने का रहेगा आपका 60 डिग्री का, वो चाहे 120 मोड हो चाहे 180 मोड हो, हर एक स्विच 60 डिग्री पे ही ऑन ऑफ होता है, ठीक है। इसमें 180 डिग्री कंडक्शन में एक बार में आपके 3 फेज कंडक्ट करेंगे, ठीक है। तो ठीक है, 3 आपकी जो वो हैं क्या जो फेजेस हैं बीएलडीसी मोटर के, वो स्विचेस के थ्रू इस हिसाब से कनेक्ट हैं, एक इन्वर्टर स्विच लगाया हुआ है, नॉर्मली अपन 135 करते हैं, ठीक है, ये और 462 रहता है, ठीक है। ये इन्वर्टर का ऑपरेशन उस वाले ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन होगा, इस वाले जो करंट स्विचेस नंबर देखें उसके हिसाब से अब भी मैं एक्सप्लेन कर दूंगा आपको, ठीक है। तो जैसे अभी ये इनिशियल पोजीशन है रोटर की, ठीक है, अब यदि आप करंट यदि आप S1 S5 और S6 को ऑन करते हैं, किसको S1 S5 और S6 को ऑन करते हैं, किसको S1 S5 और S6 को ऑन करेंगे, तो S1 आपका किससे कनेक्टेड है, देखिए ये आया ये आया ये आया, R से कनेक्टेड है, तो R की वजह से फ्लक्स का डायरेक्शन ये हो जाएगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में R की वजह से फ्लक्स आ जाएगा। और ये निगेटिव से कनेक्टेड हैं B और बाई दोनों, क्योंकि 5 और 6 कनेक्टेड है, तो इनका डायरेक्शन, इनमें फ्लक्स करंट जो आएगी दो जगह बढ़ जाएगी बट कम रहेगी, तो थोड़ा थोड़ा फ्लक्स इन दोनों की डायरेक्शन में, तो रिजल्टेंट फ्लक्स का डायरेक्शन क्या होगा इधर, तो वो आपके पोल को तो नॉर्थ इधर बन जाएगा, आपका साउथ इधर बन जाएगा, तभी तो मैंने ऐसे ऊपर से नीचे की डायरेक्शन में एरो लगाया है। तो ये रोटर को इस तरफ अलाइन करेगा, जैसे ही रोटर इस पोजीशन पे पहुंचेगा, नेक्स्ट अपन को जो अगला स्टेप होगा उस स्टेप को ऑपरेट करा देना। तो वो स्टेप क्या रहेगा, आपका जो पहले स्विचेस ऑन थे उनमें से एक ऑफ कर देंगे और एक नेक्स्ट स्विच ऑन कर देते हैं, तो वो क्या होगा S1 S2 और S6 ऑन करेंगे, ठीक है। तो S1 तो ऑन ही रहेगा, ठीक है, और दूसरा कौन सा ऑन हो जाएगा S2 ऑन हो जाएगा। तो अब जो करंट आ रही थी वो आपकी करंट इस ब्रांच में भी आएगी और इसमें आएगी, और वापस किससे जाएगी इकट्ठी, इससे जाएगी। तो नॉर्मल डायरेक्शन क्या होगा, थोड़ी करंट इधर से आई, ठीक है, थोड़ी करंट आपकी इधर से आई और गई किधर को, इधर को, तो कंबाइंड इफेक्ट किधर का हो जाएगा, इधर का, तो रोटर का मूवमेंट किधर हो गया, इस डायरेक्शन में। नेक्स्ट अब नेक्स्ट स्विच ऑन करेंगे तो अब क्या हो जाएगा, S2 S4 X6 को ऑन कर देंगे, ठीक है। तो S2 S4 X6 को जब ऑन करेंगे अपन, S2 S4 और S6 को ऑन कर देंगे, तो अगेन जो करंट थी नीचे जाने वाली वो S5 की जगह वो S4 से रिटर्न करेगी, ठीक है, और आएगी किससे, S2 से केबल आएगी। तो S2 से जो करंट आएगी वो बाई में जा रही होगी, तो बाई से आने वाली करंट अब आपकी बढ़ गई, ठीक है, तो बाई की डायरेक्शन ये है फ्लक्स की, और रिटर्न वो किससे कर रही है, S1 से और इधर से, तो रिजल्टेंट डायरेक्शन क्या बनी रोटर की, ये वाली, ये जो, तो इस हिसाब से आपका नेक्स्ट मोमेंट मिलता रहेगा। तो जैसे ही हम एक पोजीशन पे पहुंच जाते हैं उसके नीचे एक सेंसर रहेगा, वो सेंसर आपका बता देता है कि नेक्स्ट आपको किसको ऑन ऑफ करना है, तो इसीलिए आपने पोजीशन सेंसर लगाया, सिग्नल का पोजीशन सेंस किया, कंट्रोल ने बता दिया कि कौन सा स्टेप ऑन करना है, नेक्स्ट कौन सा स्विच ऑन करना है, ठीक है। तो ये बहुत टफ नहीं है, बड़ी आराम से आप इसका कंट्रोल लॉजिक भी बना सकते हैं, ठीक है। और इसमें टॉर्क का मैं थोड़ा बताने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, कि टॉर्क का कैसा डेरिवेशन रहेगा, ठीक है। तो दो चीज़ें हैं, एक तो 180 डिग्री पोल आर्क है, ठीक है, 180 डिग्री पोल आर्क का मतलब हो गया आपका
कि आपका जो पूरा 360 डिग्री की पेरिफेरी है रोटर की, उसमें आधे में आपने नॉर्थ पोल लिया है, आधे में डिस्ट्रीब्यूटेड इस तरह से पूरा का पूरा, और इधर के हिस्से में क्या है, साउथ पोल है। ठीक है, या ये मान लो कि आपका एक मैग्नेट था इस तरह का, इसमें से सर्कुलर आपने कट कर दिया है स्लॉट उसका पार्ट, तो इधर का पार्ट नॉर्थ बन जाएगा, इधर का पार्ट साउथ बन जाएगा। तो इसके हिसाब से हमने रोटर बनाया हुआ है। ठीक है, तो इसमें इस कंस्ट्रक्शन के लिए और भी हमने लिया है स्लॉट्स पर फेज पर पोल ले लिए हैं 2। तो ये 12 पोल की 3 फेज मशीन है, 3 फेज। अगेन अब आपको इसमें डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग मिल रही है। ठीक है, तो कंसंट्रेटेड भी हो सकती है, डिस्ट्रीब्यूटेड भी हो सकती है VLDC में। ठीक है, क्योंकि ये देखने में ऑलमोस्ट जो स्टेटर है एकदम सिंक्रोनस मोटर की तरह लग रहा है, रोटर आपका BLDC की तरह लग रहा है। ठीक है, ठीक है, तो जो आपका ये जो आपका रहेगा फ्लक्स डेंसिटी रहेगी, उसको स्क्वायर वेव फ्लक्स डेंसिटी भी बोलते हैं इस तरह के पोल आर्क में। ठीक है, तो सडनली आपका नॉर्थ पोल रहता है, थोड़ी देर बाद आपका साउथ पोल हो जाता है, तो एकदम से मतलब एकदम से किसी भी पॉइंट पे आपका फ्लक्स 180 डिग्री रिवर्सल हो जाता है। ठीक है, या उसकी वैल्यू भी निगेटिव हो जाती है। ठीक है, अब इसकी फ्लक्स लिंकेजेस कैसे होंगी, फ्लक्स लिंकेजेस क्या होंगी। ठीक है, फ्लक्स लिंकेजेस क्या होती हैं, N इंटू आई होती हैं। ठीक है, N इंटू आई, दे आर प्रोपोर्शनल टू फाई। ठीक है, अब फ्लक्स लिंकेजेस किसी भी जो बाइंडिंग को फ्लक्स लिंक करती हैं, तो किसी R1 फेज की जो फ्लक्स है, R1 फेज की बाइंडिंग है, उसको फ्लक्स लिंक कैसे करेंगे, वो ट्राइंगुलर फ्लक्स लिंक करेंगे। पहले फ्लक्स कॉन्टिन्यूसली घटेगा फिर बढ़ेगा। ठीक है, लिंक करने वाला फ्लक्स। ठीक है, अगर इस पॉइंट से स्टार्ट करना चाहें तो पहले फ्लक्स क्या होगा, अगर ये इस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, ठीक है, इस पॉइंट से मतलब रोटर अगर क्वाड्रेचर में होता है इसके, तो आर फेज का एक्सिस कौन सा हो गया आपका, आर फेज का एक्सिस हुआ आपका, R1 फेज का एक्सिस ये हो गया, और R2 फेज का एक्सिस इससे थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, और R1 R2 दोनों सीरीज में कनेक्टेड है, मतलब पर फेज आपके 2 कॉइल्स हैं। स्लॉट पर फेज पर पोल कितने लिए हैं, 2, 3 फेज हैं आपके, तो 4 स्लॉट पर फेज हो गए, तो 2 स्लॉट में 1 कॉइल आएगी। ठीक है, तो 4 स्लॉट में 2 कॉइल आएंगी, दोनों कॉइल एक दूसरे से कुछ एंगल पे हो गई। ठीक है, 30 डिग्री यहाँ पे आ जाएगा वो एंगल। ठीक है, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो R1 का ये एक्सिस रहा है, तो अब R1 का कॉइल जो है कितने फ्लक्स को इस समय लिंक कर रहा है, नॉर्थ को भी साउथ को, मतलब किसी भी फ्लक्स को लिंक नहीं कर रहा है, इस तरह से मान सकते हैं। ठीक है, या हम कहेंगे अब स्लोली स्लोली क्या होगा, अगर हम माने उसको कि मैक्सिमम को अगर लिंक कर रहा है, तो जैसे जैसे रोटेट करेगा वैसे वैसे आपके फ्लक्स लिंकेजेस घटते चले जाएंगे। क्यों घटते चले जाएंगे, क्योंकि उतना ज़्यादा आपका नॉर्थ साउथ पोल इधर को मूव करेगा, नॉर्थ पोल इधर को मूव कर, सॉरी इधर का मूवमेंट है आपका क्लॉकवाइज मूवमेंट में, नॉर्थ पोल इधर को जितना मूव करता जाएगा उतना साउथ पोल इधर को आता जाएगा। तो अभी मैक्सिमम फ्लक्स लिंकेज कर रहे थे इस कॉइल को, अब क्या होंगे, फ्लक्स लिंकेजेस आपके कम होते चले जाएंगे। ठीक है, और 90 डिग्री जब मूव कर जाएगा, जब जो रोटर की एक्सिस है, वो रोटर की एक्सिस रोटर की एक्सिस इस डायरेक्शन में पहुंच जाएगी, दोनों में 90 डिग्री हो जाएगा, तो उस दौरान क्या होगा, आपका फ्लक्स लिंकेज 0 हो जाएंगे। फर्दर बढ़ेंगे 180 जब घूम जाएगा तो नेगेटिव मैक्सिमम हो जाएंगे फ्लक्स लिंकेज। ऐसे ही R2 कॉइल के कितना डिलेड रहेंगे, उससे 30 डिग्री डिलेड रहेंगे, तो वो 30 डिग्री डिलेड स्क्वायर वेव बनाई गई है। ठीक है, तो ये फ्लक्स लिंकेज है। तो फ्लक्स लिंकेज को अगर हम इक्वेशन से रिप्रेजेंट करना चाहें R1 के को, तो वो ये ऐसे कर सकते हैं, φ1 मैक्स, अगर ये मैक्सिमम फ्लक्स लिंकेज है, और आपका लाइन की इक्वेशन लगा दो तो उस तरह से आपका आ जाएगा। थीटा इजिकल टू 0 पे फ्लक्स लिंकेज क्या है, मैक्सिमम, तो थीटा 0 रख के देखो, इसमें थीटा 0 रखा तो 1 माइनस 0 इन फाइव मैक्स, तो थीटा 0 पे आपका आर फेज के फ्लक्स लिंकेज क्या है, मैक्सिमम है। ठीक है, उसके बाद अगर 180 पे क्या है, माइनस मैक्सिमम है, तो अगर 5 की वैल्यू 180 लगा दो, पाई लगा दो, तो पाई बाई 2 से पाई काटेंगे 2 आएगा, 1 माइनस 2 माइनस आ जाएगा, तो ये माइनस साई मैक्स आ जाएगा। ठीक है, साई मैक्स हो जाएंगे। अगर आप 90 डिग्री लगाओ, 90 से 90 कैंसिल करोगे तो ये आ जाएगा 1 माइनस 1 0, तो 0 आ जाएंगे आपके फ्लक्स लिंकेज तो जो यहाँ दिख रहे हैं। अब साई मैक्स फ्लक्स लिंकेज मैक्सिमम क्या है, ये डिपेंड करेंगे आपके बीजी पे। बीजी क्या है आपका, फ्लक्स डेंसिटी मैग्नेट की, पर पोल फ्लक्स डेंसिटी है। ठीक है, ईयर गैप में मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है पर पोल। ठीक है, तो पर पोल का, एक पोल का एरिया कितना लिया जाएगा, पाई आर एल, 2 पाई आर एल पूरे सिलेंडर का सरफेस एरिया होता है, तो आधे सिलेंडर का सरफेस एरिया कितना हो गया, पाई आर एल, तो पाई आर एल इंटू सी, एक पोल का सरफेस एरिया, तो फ्लक्स डेंसिटी इंटू एरिया क्या हो जाता है आपका फ्लक्स। और अगर आपके आर फेज में नंबर ऑफ टन्स N1 है, तो N1 टन्स के लिए आपका टोटल मैक्सिमम फ्लक्स कितना हो जाएगा, पाई आर एल बीजी इंटू N1। ठीक है, अब EMF क्या होता है,
ठीक है। आर आपकी दो कॉइल्स हैं, मतलब दो कंडक्टर साइड्स हैं, एक तरफ नॉर्थ पोल एक तरफ साउथ पोल, तो उसकी उसी की वजह से मैंने यहाँ पे 2 लगाया हुआ है, डी साई R1 अपॉन डी टी, ठीक है। जो फ्लक्स लिंकेज का वेरिएशन है उसकी वजह से आपका ये आ जाएगा, ठीक है। ई R1 R2 जो आपका EMF इंड्यूस कॉइल में जो आएगा उसके रोटर के मूवमेंट की वजह से वो ये आ जाएगा R1 डैश में, ठीक है। तो वो इस तरह का दिखेगा। ऐसे ही इससे 30 डिग्री शिफ्टेड कॉइल है जो डिलेड कॉइल थी, उसमें इस तरह का आ जाएगा। दोनों का कंबाइंड इफेक्ट ये आ जाएगा, बट जो मैक्सिमम वैल्यू होगी दोनों की वजह से ऐड हो जाएगी। इधर 4/पाई हो गया था, ये दोनों मिला के क्या हो जाएगा 8 पाई, ठीक है। तो एक फेज का जो ये हो जाएगा आपका कितना 8 RL इंटू BG/N1 ओमेगा इतना हो जाएगा। तो यहाँ से EMF किसके प्रोपोर्शनल आया, साई इंटू ओमेगा के, तो जो कि हमारी कन्वेंशनल DC मशीन की इक्वेशन होती है, ठीक है। ठीक है, EMF और करंट जो है, करंट आपकी 120 डिग्री के लिए ही फ्लो करती है। इसमें कोई भी स्विच ऑन रहेगा वो 120 डिग्री के लिए ही ऑन रहेगा, ठीक है। मतलब किसी भी फेज की करंट जो कंडक्ट करेगी 120 डिग्री पॉजिटिव में, 120 डिग्री नेगेटिव में, ठीक है, 360 में, और 120 डिग्री ऑफ रहेगी, ठीक है। तो जो तीनों फेजेस का अगर आप मिलाएंगे तो किसी भी टाइम पे दो ही फेजेस कंडक्ट करेंगे, दो ही फेजेस में पावर फ्लो करेगी। तो इसीलिए E इंटू आई एक फेज की पावर हो गई, तो दो फेज की पावर मैंने कितनी ली है E इंटू आई का ट्वाइस, ठीक है। तो P अपॉन ओमेगा आप कर दोगे तो वहाँ से आपका टॉर्क आ जाएगा, ठीक है। EMF एक फेज का EMF लिया इंटू एक फेज की करंट मल्टीप्लाई बाई 2, तो वो पावर आ गई, पावर को ओमेगा से डिवाइड कर देंगे तो टॉर्क, तो टॉर्क फाई इंटू आई के प्रोपोर्शनल होता था, जो कि यहाँ पे आ गया, ठीक है। बस फाई आपका पता होना चाहिए कि फाई क्या रहेगा, BG कांस्टेंट है, 8RL कांस्टेंट है, तो ये कांस्टेंट हो गया, ठीक है। टॉर्क दोनों में इसके प्रोपोर्शनल आ गए साई RL के। अब एक होता है 120 डिग्री मोड विद 180 डिग्री आर्क, ठीक है। तो ये जो अभी मैंने बताया वही है, तो उसका ये जो मैंने स्विचिंग इंटरवल बताए थे वही है, ठीक है, कि 0 to 60 डिग्री स्विचिंग इंटरवल में आर फेज का बाई फेज प्लस से कनेक्ट होना चाहिए, बी फेज माइनस से, और आर फेज किसी से कनेक्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। ठीक, कौन किससे कनेक्ट होना। अब उल्टा है इसका, 120 डिग्री आर्क एंड 180 डिग्री मोड, तो उसमें रोटर कैसा होगा, रोटर इस तरह का होगा, रोटर सर्कुलर रहेगा, और उसमें 180 डिग्री एकदम इस तरह से नॉर्थ साउथ नहीं रहेंगे। नॉर्थ साउथ जो रहेगा वो इतने पोल नॉर्थ का रहेगा और इतना पोल साउथ का रहेगा। इसमें इस एरिया में केबल और केबल कुछ नहीं रहेगा, मतलब कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। ये नॉन मैग्नेटिक मटेरियल आप यहाँ लगा दोगे या एयर गैप दे दोगे, ठीक है। तो नॉर्थ से साउथ एयर गैप के थ्रू ऐसे फ्लक्स रिटर्न करेगी, वो उसके स्टेटर के आयरन के थ्रू फ्लक्स रिटर्न करेगा इसके थ्रू, ठीक है, ठीक है। तो उसमें 120 डिग्री मोड की आपको एनालिसिस करके असाइनमेंट में मुझे बतानी है, ठीक है। 120 डिग्री आर्क 180 डिग्री मोड की, पहले क्या था 180 डिग्री आर्क था, 120 डिग्री मोड था, अब क्या है यहाँ पे 180 डिग्री मोड है ये और 120 डिग्री आर्क है, ठीक है। तो इसकी एनालिसिस आपको बतानी है, ठीक है। तो इसमें ये सारा मैंने बता दिया, केवल आपको आर्क बनानी है और जैसे पीछे किया है वैसे करना है, ठीक है। BLDC के एप्लीकेशन क्या हो सकते हैं, टेक्सटाइल एंड ग्लास ग्राइंडिंग मशीन्स में, रोबोटिक्स में, ऑटोमोटिव सिस्टम्स में, वर्टिकुलर इलेक्ट्रिक ड्राइव सिस्टम्स में, फैन, मिक्सर्स, और आजकल जैसे जैसे DC का एप्लीकेशन बनेगा बढ़ता जाएगा आपके होम एप्लीकेशंस में, DC माइक्रोग्रिड्स में आपका BLDC का एप्लीकेशन बढ़ता ही चला जाएगा, ठीक है। अब आप देखिए परमानेंट मैग्नेट सिंक्रोनस मोटर ये क्या होती है, कैसे कंस्ट्रक्शन होती है। बिल्कुल कंस्ट्रक्शन सेम तो नहीं कहेंगे इसकी, इसमें क्या होंगे आपके डिस्ट्रीब्यूटेड बाइंडिंग रहेगी। अब हाँ अपने एनालिसिस डिस्ट्रीब्यूटेड बाइंडिंग से की है। सबसे बड़ी चीज़ जो है यहाँ पे वो आपकी बाइंडिंग जो है साइनोसॉइडली डिस्ट्रीब्यूटेड बनेगी, और आपका जो मैग्नेट है, मैग्नेट्स भी एकदम 180 डिग्री का आर्क नहीं लेंगे, साइनोसॉइडली डिस्ट्रीब्यूटेड, और जो आपका मैग्नेटिक है वो भी 180 डिग्री का आर्क नहीं लेंगे। उसकी वजह से आपका बैक EMF कैसा आना चाहिए, यहाँ पे साइनोसॉइडल आना चाहिए। BLDC में आपका बैक EMF इस तरह का भी हो सकता है, या ज़्यादा में ज़्यादा अगर होगा तो वो इस हिसाब से हो सकता है, या तो ट्रेपेजॉइडल बैक EMF या स्क्वायर वेव बैक EMF किस में होगा BLDC में। तो बस इतना सा कंस्ट्रक्शन का डिफरेंस करना पड़ता है, और इसमें साइनोसॉइडल बैक EMF बनता है बस, ठीक है। फ्लक्स डेंसिटी जो होगी आपकी एयर गैप की वो साइनोसॉइडल आएगी इसमें आपके परमानेंट मैग्नेट सिंक्रोनस मोटर में, बस यही सबसे बड़ा रहता है। अब डिफरेंट डिफरेंट आप इसके कंस्ट्रक्शंस बना सकते हैं,
सरफेस मैग्नेट बनाएंगे तो उसमें नॉर्थ साउथ इस हिसाब से लगाएंगे, मैग्नेट ऊपर चिपका दिए जाएंगे रोटर के। और जो इंटीरियर परमानेंट मैग्नेट हैं ये तीनों मैंने बनाया, तो उसमें क्या होंगे, आयरन के पीस में ही आपको नॉर्थ साउथ बनाने पड़ते हैं। ठीक है, ठीक है, ये एक अलग तरह का स्पेशल तरह का रोटर है जिसमें मशीन के अंदर डाले हैं, फिर यहाँ से यहाँ तक आपने एयर गैप क्रिएट कराया है जिससे कि नॉर्थ इधर बने साउथ इधर बने। नॉर्मली यही सब यूज़ होते हैं। इंटीरियर ज़्यादा यूज़ होते हैं क्योंकि उसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस की वजह से मैग्नेट हटने के चांसेस कम रहते हैं। ठीक है, ठीक है। तो अब इसकी ईएमएफ इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है आपके लिए। ठीक है, तो ये सब कुछ नॉर्मल जो चलेगा आपका, नॉर्मल आपका जो सिंक्रोनस मोटर होती है मशीन वाली उसी का चलेगा। ठीक है, बी जो होगा बी मैक्स साइन पी डेल थीटा होगा, पी इज नंबर ऑफ पोल पेयर्स। ठीक है, इंक्रीमेंट मतलब ये अगर थीटा मैकेनिकल के रेस्पेक्ट में हम ये देखें फ्लक्स डेंसिटी की वेव फॉर्म, तो वो इस तरह की साइनोसॉइडल मैंने बताई। ठीक है, उसमें नहीं हो रही थी इस तरह की, बीएलडीसी में इस तरह की बनाई गई थी। ठीक है, 180 डिग्री बाद जस्ट चेंज हो रही थी, बस यही फर्क होता है बीएलडीसी और पीएमएसएम में। ठीक है, इंक्रीमेंटल फ्लक्स एट थीटा एंगल हमने निकाला है। अगर थीटा एंगल के बाद कुछ फ्लक्स निकालना होगा तो बी पी एल आर साइन डेल्टा पी फाइव डी डेल्टा। ठीक है, तो पहले ये क्या किया है मैंने, पहले ये समझो। पहले तो मैंने फ्लक्स डेंसिटी का फॉर्मूला बताया। फ्लक्स डेंसिटी किसका फंक्शन है, साइन का फंक्शन है। साइन का फंक्शन है बी मैक्स के टर्म्स में। ठीक है, वो मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी होगी और उसके टर्म्स में आपका साइन का फंक्शन रहेगी। साइनोसॉइडल वेरी करेगी, किसी भी कंडक्टर के नीचे या किसी भी कॉइल के अंदर देखी जाएगी। अब फ्लक्स डेंसिटी इंटू एरिया क्या हो जाता है, अगर आपने डी थीटा का एरिया लिया है तो डी थीटा का एरिया कितना हो जाएगा, आर डी थीटा तो आर्क हो गई आपकी, आर डी थीटा इंटू एल क्या हो गया, एरिया हो गया। इस हिसाब से अगर ये आपका सिलेंडर है, ठीक है मैं बना, अगर ये आपका सिलेंडर बना, सिलेंडर में आपका अगर आपने थीटा एंगल ये लिया है, थीटा एंगल ले लिया आपने, ठीक है, तो ये आर्क कितनी हो गई आपकी, अगर डी थीटा लिया है ये एंगल, तो आपकी आर्क ये कितनी हो गई, आर आर डी थीटा हो गई, नहीं हो गई यार, आर डी थीटा हो गई यार। और अगर ये सिलेंड्रिकल है तो ये पूरा एरिया जो, अगर एल लेंथ है इसकी मशीन की, तो ये पूरा एरिया कितना हो जाएगा, अगर एल लेंथ है तो आर डी थीटा इंटू एल। तो यही मैंने यहाँ पे बताया है आप लोगों को। ठीक है, यही आप लोगों को बताया है। ठीक है, ठीक है, तो यही है। तो जो फ्लक्स है आपका डी थीटा में वो कितना हो जाएगा, डी फाई। ठीक है, अब यहाँ से उस डी फाई से मैंने ये पीएमएसएम का ईएमएफ निकालने की कोशिश की है। ठीक है, तो ये बिल्कुल सेम चलेगा जैसे आपका जिस हिसाब से आपका नॉर्मल सिंक्रोनस मशीन का चलता है। और फॉर्मूला भी आप देख सकते हैं जो ड्राइव होके क्या आया है, ई फेज इज इक्वल टू 4.445 एफ टी फेज बोल्ट्स, इतना आ गया। ठीक है, बिल्कुल उसी हिसाब से। ठीक है, आपने पूरे नॉर्मली क्या किया, फ्लक्स निकाला, वो फ्लक्स आपका डी थीटा एरिया में था, अब डी थीटा एरिया का बढ़ा के आपने पूरा फ्लक्स निकाल लिया, पूरा पर पोल फ्लक्स निकाल लिया, उसकी फ्लक्स को आपने डिफ्रेंशिएट कर दिया है, तो आपका ईएमएफ आ गया, पर फेज ईएमएफ आ गया, उसको कैलकुलेट ये तो ये आपका पूरा ईएमएफ आ गया था। ठीक है, ये ईएमएफ और वो ईएमएफ, ये नीचे वाले ईएमएफ दोनों ही सेम है। ठीक है, अलग अलग बस कैलकुलेशन की है ये। ठीक है, बी मैक्स एल आर आपका फ्लक्स हो जाएगा, टी फेज ओमेगा एम क्या हो जाएगा आपका। तो यहाँ इन्होंने बस पोल के टर्म्स में बी मैक्स एल आर को निकाला है, पी फाइव अपॉन टू कैसे हो जाएगा, बस और कुछ नहीं है। ठीक है, तो आपका यही फार्मूला आपका पहले जो नॉर्मल मशीन में पढ़ा है, बिमरा वगैरह है, जो भी पूरा पुरानी मशीन से कोठारी वगैरह किसी से भी आप पढ़ लेंगे तो ये डेरिवेशन आपको समझ में आ जाएगा, नहीं तो यहाँ पूरा लिखा हुआ है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। ठीक है, ठीक है, तो ये ई फेज किसके बराबर हो गया, 4.44 एफ आई, और यहाँ पे वाइंडिंग फैक्टर भी कंसीडर किया जाएगा, तो बैक ईएमएफ बिल्कुल सेम है, वही रहेगा। ठीक है, और अब इसकी इक्वेशन, ये ईएमएफ इक्वेशन क्यों इंपॉर्टेंट है, आपके एंड सेम एग्जाम्स में जो स्पेशल मशीन का है हमेशा आती रही है, तो इसीलिए यहाँ पे मैंने आपको डाली है, नहीं तो मैं क्लास में आपको एक्सप्लेन करता भी नहीं भी करता, क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको मशीन्स में पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, अब आपकी है पीएमएसएम की टॉर्क इक्वेशन। पीएमएसएम की टॉर्क इक्वेशन उस मेथड से भी चलेगी, बट यहाँ पे इन्होंने थोड़ा सा अलग तरीके से ड्राइव करके बताई हुई है। ठीक है, आपने आर्मेचर में के कंडक्टर्स की एम्पियर करंट डेंसिटी, मतलब एन आई ले, एम्पियर कंडक्टर्स क्या हो गए, एन आई हो गया। ठीक है,
तो इंस्टेंटेनियस वो ए ले ली और उसका ए मैक्स एम्पलीट्यूड ले लिया, आई मैक्स मैक्सिमम फेज़ करंट ले ली हुई है, ठीक है, आई पी एच आर एम एस फेज़ करंट है। यहाँ पे दो एंगल मैंने डिफाइन किए हुए हैं, अल्फ़ा और बीटा, ठीक है, टॉर्क एंगल ही हैं दोनों, एक पॉजिटिव साइड में एक नेगेटिव साइड में है, ठीक है। यहाँ पे क्या लिया है, आपकी फ्लक्स डेंसिटी के बीच का और इन दोनों के बीच का एंगल आपने इस हिसाब से अल्फा, आप देखिए ये साइन जो आपकी आर्मेचर कंडक्टर डेंसिटी को रेफरेंस लिया है उससे कुछ एंगल शिफ्ट करती हुई आपकी जो है वो क्या है, आपकी फ्लक्स डेंसिटी है परमानेंट मैग्नेट की, ठीक है। तो दोनों के बीच का एंगल लिया है पाई/2 माइनस अल्फा अपॉन पी, क्यों लिया है, दोनों के बीच का एंगल पी से बाद में डिवाइड कर लेंगे, पाई/2 माइनस अल्फा है ये, ठीक है। तो मैंने इसका रेफरेंस एंगल जो लिया है वो अल्फा लिया है, ठीक है, बी का रेफरेंस एंगल जो है अल्फा लिया है। तो यहाँ से यहाँ तक ये कितना हो गया, यहाँ से यहाँ तक जो दोनों के सेंटर पॉइंट के बीच में डिफरेंस कितना हो गया, यहाँ से यहाँ तक पाई हो गया पूरा, और बी का रेफरेंस अल्फा पे है, तो पाई/2 माइनस अल्फा हो गया या नहीं हो गया, ये वाला, ये अल्फा पे है, ये वाला पाई/2 पे है, तो बीच का डिफरेंस कितना हो गया, पाई/2 माइनस अल्फा। तो पाई/2 माइनस अल्फा अगर मैकेनिकल के टर्म्स में चलते रहेंगे तो ये सब हो जाएगा आपका पाई/2 माइनस अल्फा अपॉन नंबर ऑफ पोल पेयर से जब भी डिवाइड कर देते हैं तो वो मैकेनिकल में कन्वर्ट हो जाती है कोई भी इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी, ठीक है। तो यहाँ से बी को उसी रूप में लिख दिया है, ए को उसी रूप में लिख दिया है, ठीक है। अब ये एक है करंट, आर्मेचर कंडक्टर करंट डेंसिटी, एक है आपकी फ्लक्स डेंसिटी, और आर्मेचर करंट इनटू फ्लक्स आपका क्या होता है, डी क्यू जो है, नॉर्मली ये बुक से लिया है स्क्रीनशॉट, तो बुक में क्यू थीटा के फॉर्म में दिया है, और अल्फा को ये लिखा है कई जगह, और बीटा को बी लिखा हुआ है, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। अब आपने कोई डी थीटा की स्ट्रिप ली हुई है, डी थीटा की स्ट्रिप ली हुई है, तो उसमें करंट डेंसिटी कितनी हो गई, ए इंटू डी थीटा, और ए की वैल्यू है ए मैक्स साइन पी थीटा डी थीटा, ठीक है। अब फोर्स क्या होता है, करंट इंटू फ्लक्स डेंसिटी, अब करंट क्या होगी, ठीक है, करंट इंटू फ्लक्स डेंसिटी, अब एल डी थीटा इंटू ए आपकी क्या हो गई, करंट हो गई, और बी क्या हो गई आपकी फ्लक्स डेंसिटी होगी, ठीक है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो इंक्रीमेंटल फोर्स मिल जाएगा आपका, ठीक है, उस पर्टिकुलर कंडक्टर के पर्टिकुलर मैग्नेट की उस पर्टिकुलर लेंथ पे कितना, डी थीटा की आर पे कितना फोर्स लग रहा है, तो वो फोर्स निकल गया, और फोर्स को परपेंडिकुलर डिस्टेंस से आपने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपका क्या आ जाएगा ये, ठीक है, आपका आ जाएगा ये टॉर्क आ जाएगा, ठीक है, और टॉर्क को आप इंटीग्रेट कर दो, ठीक है, तो आपका ये टॉर्क का फॉर्मूला आ गया। तो टॉर्क जो है इनडायरेक्टली जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ वो जो दोनों करंट और फ्लक्स, करंट किस में, आर्मेचर में, फ्लक्स किसका, रोटर का, दोनों के बीच का जो एंगल है उसके साइन के प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है, तो जो ऑलरेडी आप देख चुके हो, ठीक है। तो उसको मशीन के टर्म्स में बिल्कुल यहाँ पे कन्वर्ट किया गया है उसी फॉर्मूले को, ठीक है। ए क्या हो गया, ए मैक्स साइन पी क्यू, यहाँ पे अगर उसको रेफरेंस से बनाया जाए, ठीक है, ठीक है। तो एम्पियर कंडक्टर ए इंटू डी थीटा एरिया में एम्पियर कंडक्टर का क्या आ जाएगा, तो वो ये आ जाएंगे, ठीक है, 2 ए मैक्स अपॉन पी, ठीक है। एम्पियर कंडक्टर पर पोल कितने हो जाएंगे, तो टोटल एम्पियर टर्न्स कितने हो गए, टी फेज इंटू आई अपॉन नंबर ऑफ पोल पेयर्स कितने होते हैं, 2 टाइम्स पोल्स, तो टी फेज अपॉन 2 नंबर ऑफ टर्न्स हो जाएंगे, तो नंबर ऑफ टर्न्स इंटू आई अपॉन पी, ठीक है। तो ये आ गया आपके एम्पियर कंडक्टर्स पर पोल, ठीक है। तो एम्पियर कंडक्टर पर पोल ए के टर्म्स में और आई के टर्म्स में जो निकाले उनको इक्वेट कर देंगे, तो ए मैक्स क्या आ जाएगा, टी फेज आई अपॉन 2, जो मैक्सिमम वैल्यू ए मैक्स की आएगी एम्पियर कंडक्टर्स की, ठीक है। और करंट्स की वैल्यू तीनों फेजेस में अगर आपने साइनोसॉइडल करंट डाले तो आपके और नंबर ऑफ टर्न्स, एम्पियर टर्न्स जो है साइनोसॉइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो दोनों चीज़ें अलग, मतलब करंट ऐसे आ जाएगी, नंबर ऑफ टर्न्स इस तरह से आ जाएंगे, दोनों का मल्टीप्लाई करके एम्पियर टर्न्स आपने निकाल लिए, तो एम्पियर टर्न पूरा मैथमेटिकल एनालिसिस यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो एम्पियर टर्न्स वगैरह ये सारे आपके निकल के आते हैं, तो एंड में ये जो ए मैक्स की वैल्यू आएगी वो ये आ जाएगी, और बी की वैल्यू अपन ने ऐसे ही रखी रहने दी, तो जो और ईएमएफ की वैल्यू इसमें टॉर्क के वैल्यू में, टॉर्क पे पीछे निकाला था आपने, टॉर्क ये निकाला हुआ है, टॉर्क में ए मैक्स की वैल्यू हमें पुट करनी थी, तो इसके लिए ए मैक्स कैलकुलेट किया गया है यहाँ से, और ठीक है, तो इसमें ए मैक्स की वैल्यू जो ये कैलकुलेट होकर आया, ए मैक्स की वैल्यू हमने यहाँ निकाल ली, और ये वापस उसी टॉर्क के फॉर्मूले में 2 स्लाइड पहले वाले में यहाँ लगा दी गई है, ठीक है।
तो वो लगाएंगे तो टॉर्क का फाइनल फार्मूला आ जाएगा। तो वो क्या आ जाएगा, 3 ई फेज आई फेज साइन बीटा सिंक्रोनस वाट लिखा हुआ है, तो ओमेगा से अगर आप डिवाइड कर देते हैं तो वो साइनोसॉइड न्यूटन मीटर में हो जाएगा। अगर ओमेगा से नहीं डिवाइड करेंगे पावर के टर्म्स में सिंक्रोनस वाट में हो जाएगा। ये आपका फेजर डायग्राम है, बिल्कुल आपका फेजर डायग्राम भी नॉर्मल सिंक्रोनस मोटर जितना है। तो पीएमएसएम का ऑपरेशन जो है बिल्कुल सिंक्रोनस मोटर जितना रहेगा, अपार्ट फ्रॉम कंट्रोलिंग द रोटर। इससे फ्लक्स कंट्रोल, इससे आपका पावर फैक्टर कंट्रोल नहीं किया जा सकता, इसको सिंक्रोनस कंडेंसर की तरह यूज़ नहीं कर सकते। केवल ये कांस्टेंट स्पीड पे, या फिर अगर आपके पास इन्वर्टर है तो ओमेगा वेरी करा के आपसे स्पीड इसमें वेरी कराई जा सकती है। ठीक है, कंट्रोल कौन कौन से हैं, स्केलर कंट्रोल जिसमें ओपन लूप कंट्रोल और क्लोज लूप वी/एफ कंट्रोल होते हैं। ठीक है, और सेल्फ कंट्रोल होते हैं, तो ये आपका स्केलर कंट्रोल होता है। वेक्टर कंट्रोल कौन कौन से होते हैं, फील्ड ओरिएंटेड और डायरेक्ट टॉर्क कंट्रोल। ठीक है, तो इसमें ये थोड़ा सा डिटेल लेवल की या फिर आपके प्रोजेक्ट लेवल की चीज़ है, तो आगे देखेंगे इसको। ठीक है, पीएमएसएम और बीएलडीसी में क्या फ़र्क है, सबसे पहला डिफरेंस आपका यही है, साइनोसॉइडल फ्लक्स डेंसिटी, इसमें फ्लैट स्टॉप या ट्रेपेजॉइडल या स्क्वायर वेव फ्लक्स डेंसिटी है। वाइंडिंग कैसी, साइनोसॉइडली डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग रहेंगी पीएमएसएम में, इसमें कंसंट्रेटेड एट द ऑल द फेजेस आर सो एक्साइटेड स्मूथ रोटेटिंग एमएमएफ डेवलप्ड। ठीक है, नेक्स्ट फेज इज स्विच्ड ऑन एंड प्रीवियस फेज टर्न ऑफ बेस्ड ऑन रोटर पोजीशन। इसमें साइनोसॉइडल स्मूथ एकदम रोटेटिंग फ्लक्स चाहिए होता है, तो इसका टॉर्क भी बहुत स्मूथ रहता है। ठीक है, इसमें ऐसा नहीं होता। साइनोसॉइडल बैक ईएमएफ, ट्रापेजॉइडल स्क्वायर वेव बैक ईएमएफ होगा। ठीक है, एक्सटर्नल इन्वर्टर कंट्रोल बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है, और ठीक है, इसमें क्या है, एक्सटर्नल जरूरी नहीं होता, कई बार इनबिल्ट रहता है, इनबिल्ट सेंसर कंट्रोलर एंड पावर सर्किट सब कुछ इनबिल्ट रहेगा, बस आपको डीसी सप्लाई दी और मोटर रोटेट करना स्टार्ट हो गया। इसमें आपको अलग से इन्वर्टर लगाना पड़ता है। ठीक है, ये वही है, ये हाई पावर एप्लीकेशंस के लिए बनाई जाती हैं, ये लो पावर एप्लीकेशंस के लिए बनाई जाती हैं। ठीक है, और जो इसका स्ट्रक्चर रहेगा बीएलडीसी का वो सेम ही रहेगा, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में जो लो पावर बीएलडीसी मशीन्स बनाई जाती हैं उनमें रोटर जो है आपका वो आउटर रहेगा, मतलब आपका स्टेटर जो है वो सेंटर पे रहेगा और रोटर आपका बाहर की तरफ रखा जाता है। ठीक है, और एनी ऑफ दीज टू मशीन्स कैन बी यूज इंटरचेंजेबली। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि पीएलडीसी कुछ अलग है पीएमएसएम कुछ अलग है, मतलब दोनों को एक दूसरे के मोड में यूज़ किया जा सकता है। बट यही है कि हाई पावर के केस में आपको रोटर की पोजीशन और प्रॉपर कंट्रोल चाहिए, तो उसको पीएमएसएम की तरह ही यूज़ करना चाहिए जो हाई पावर मशीन है, परमानेंट नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे पीसीबी मोटर में अगले नेक्स्ट वाले लेक्चर में कवर करता हूँ। ठीक है, थैंक यू।